या तो वृद्धाश्रम जाओ या फिर इस कुत्ते के साथ कबाड़ घर में सो जाओ। अपनी ही सगी बेटी के मुंह से यह सुनकर उस बेसहारा विधवा माँ की रूह कांप उठी। लेकिन फिर उस माँ ने जो किया, उसने घमंडी दामाद और लालची बेटी के पैरों तले जमीन खिसका दी। उस शाम मेरे कांपते हाथों में एक कोरा कागज था, एक सादा सफेद कागज जिस पर कुछ पंक्तियां छपी थी और नीचे दस्तखत के लिए एक खाली लकीर थी। मेरी अपनी कोख से जन्मी बेटी मेरी कोमल मेरे ठीक सामने बैठी थी और उसके पीछे उसका पति मेरा दामाद देवराज किसी शिकारी की तरह खड़ा था। उन दोनों की लालची नजरें मुझ पर गड़ी थी। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मैं उस कागज पर अपने हस्ताक्षर करूं और अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई उनके नाम कर दूं। वह कोई साधारण कागज नहीं था, वह उस आवास का, उस घर का संपत्ति पत्र था जिसमें मैं रह रही थी। वही घर जिसे मैंने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदा था और अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसके नाम कर दिया था। मुझे लगा था कि एक माँ के निस्वार्थ प्रेम को किसी कानूनी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आज मेरी उसी बेटी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया था। उसने अपनी निर्दयी आंखें मेरी आंखों में गड़ाकर बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद ठंडी और कठोर आवाज में कहा था, माँ, या तो तुम अपना सामान बांधकर वृद्धाश्रम चली जाओ या फिर घर के पीछे जो कबाड़ वाला कमरा है जहां तुम्हारा कुत्ता मोती सोता है, वहां जाकर अपनी जगह बना लो। तुम खुद चुन लो तुम्हें क्या करना है। जब भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो मेरी रगों में बहता खून जमने लगता है, मेरा कलेजा फट जाता है। वह ठंडक उस कमरे के वातानुकूलन की नहीं थी, वह उस खौफनाक एहसास की ठंडक थी जब एक माँ को पहली बार यह समझ आता है कि जिस औलाद के लिए उसने अपना मांस तक नोच कर खिला दिया, आज वही औलाद उसे घर के एक पुराने बेकार और बोझिल सामान की तरह देख रही है। एक ऐसी समस्या जिसे वे जल्द से जल्द कूड़ेदान में फेंकना चाहते थे, लेकिन उस हृदय विदारक पल में मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं छलकी। मैं बस मुस्कुराई, एक बेहद शांत दर्द भरी मुस्कान, और मैंने चुपचाप अपना फोन उठा लिया। जो हुआ उसके ठीक 30 मिनट बाद उसी घर के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई और जब मेरी बेटी कोमल ने वह दरवाजा खोला तो उसके चेहरे की सारी रंगत उड़ गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उस दरवाजे पर कौन था और उसने ऐसा क्या किया, यह समझने के लिए आपको मेरी दर्दनाक और रूह कपा देने वाली कहानी के पन्नों को शुरू से पलटना होगा, क्योंकि यह केवल एक शाम का किस्सा नहीं है। यह 25 वर्षों के अथक संघर्ष, आंसुओं और एक औरत के अकेलेपन की दास्तान है। यह उस विधवा की कहानी है जिसने अकेले अपने दम पर पूरी दुनिया से लड़कर एक साम्राज्य खड़ा किया और फिर अपना सब कुछ अपनी ही औलाद के कदमों में लुटा दिया। आइए वक्त के उस पन्ने पर चलते हैं जहां से मेरी बर्बादी और मेरे संघर्ष की शुरुआत हुई थी। जब मेरे पति हरीश इस दुनिया से गए तब मेरी उम्र मात्र 38 वर्ष थी। वह एक आम सुबह थी। उन्होंने हमेशा की तरह मेरे हाथों से चाय पी, सुबह का समाचार पत्र पढ़ा और काम पर चले गए। और फिर दोपहर में उनके दफ्तर से एक मनहूस फोन आया। मुझे बताया गया कि वे काम करते करते अचानक कुर्सी से गिर पड़े थे। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब तक सब कुछ राख हो चुका था। हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया था। बिना किसी बीमारी के, बिना किसी अंतिम विदाई के मेरा सुहाग उजड़ गया था। उस काले दिन के बाद एक पूरा सप्ताह मुझे याद भी नहीं है। मेरी आंखों के सामने बस एक धुंध छाई रहती थी। लोग सांत्वना देने आते, खोखली हमदर्दी जताते और चले जाते। मेरी छोटी सी कोमल तब सिर्फ 12 वर्ष की थी। वह डरी सहमी सी पूरे दिन मेरे सूती साड़ी का पल्लू कसकर पकड़े रहती थी। मैं उसकी मासूम आंखों में देखती और मेरा सीना चित्कार कर उठता। मैं सोचती कि मेरे बाद इस अनाथ बच्ची का क्या होगा, इस जालिम दुनिया ने इसका पेट कैसे भरेगा। उसी एक दर्दनाक विचार ने मेरे भीतर के मरे हुए इंसान को फिर से जीवित कर दिया। मुझे रोने की फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि एक माँ को भूखे पेट रोने का भी अधिकार नहीं होता। हरीश के जाने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा था। एक किराए का जर्जर मकान और बैंक में जमा कुछ चंद रुपए जो 6 महीने भी नहीं चलने वाले थे। मेरे पास न तो कोई बड़ी डिग्री थी और न ही किसी दफ्तर में काम करने का तजुर्बा, लेकिन मेरे भीतर एक हुनर था। मुझे छोटे बच्चों से असीम लगाव था। हमारे मोहल्ले में उस समय एक अच्छे बाल विद्यालय की बहुत आवश्यकता थी। मैंने अपनी एक पड़ोसी से हाथ जोड़कर 2000 रुपए उधार मांगे। मैंने उससे अपने उसी छोटे से किराए के घर में 2 कमरों का खाली किया। उन कमरों की दीवारों पर मैंने अपने हाथों से सफेदी की, बाजार से सबसे सस्ता कपड़ा खरीद कर लाई और रात रात भर जाकर छोटे छोटे गद्दों के गिलाफ सिले, ताकि नन्हे बच्चे जमीन पर आराम से बैठ सकें। घर के बाहर लकड़ी का एक पुराना तख्ता टांगा और उस पर अपने हाथों से लिखा, नन्हे कदम बाल विद्यालय। पहले महीने सिर्फ 4 बच्चे पढ़ने आए, लेकिन मैंने उन 4 बच्चों को भी उस लगन से पढ़ाया जैसे मैं 40 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मेरी मेहनत रंग लाने लगी। दूसरे महीने 9 बच्चे हुए, तीसरे महीने 15 और देखते ही देखते चौथे साल तक मेरे विद्यालय में 42 बच्चों की किलकारियां गुजरने लगी। उस दिन मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और एक नई बड़ी जगह किराए पर ली। छोटी छोटी रंग बिरंगी कुर्सियां मंगवाई। विद्यालय के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया जिस पर एक खूबसूरत मोर का चित्र बना था। पूरे इलाके में नन्हे कदम एक भरोसे का और एक सम्मान का नाम बन चुका था। इसी कड़े संघर्ष के बीच मेरी कोमल
कोमल बड़ी होती गई, मैंने कभी उस पर पिता की कमी की परछाई तक नहीं पड़ने दी। उसकी विद्यालय की फीस, उसकी अतिरिक्त कक्षाओं का खर्च मैंने सब अकेले उठाया। जब उसने वहाँ कहा कि वह प्रबंधन की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, तो मैंने बिना कुछ सोचे अपने कान के वह सोने के कुंडल बेच दिए जो मेरी माँ ने मुझे विवाह में दिए थे। मैंने कोमल को कभी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि उसकी शिक्षा के लिए उसकी माँ ने अपने आखिरी जेवर भी गिरवी रख दिए हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बच्ची के मन में कोई अपराध बोध हो। उसकी शिक्षा पूरी हुई और उसे शहर की एक बहुत बड़ी माल ढुलाई की कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई। वहीं उसकी भेंट देवराज से हुई। देखने में पढ़ा लिखा और बातों का धनी कोमल ने मुझे बताया कि वह देवराज से विवाह करना चाहती है। मैंने एक माँ होने के नाते कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन जब विवाह का समय आया तो मेरी जीवन भर की बचत भी कम पड़ गई। अपनी इकलौती बेटी की डोली को सांस से विदा करने के लिए मुझे 5 लाख रुपए का भारी कर्ज लेना पड़ा। मेरे पास जो भी बचा खुचा सोना था वह सब मैंने बेच दिया, लेकिन कोमल का विवाह मैंने इस भव्यता से किया कि पूरा शहर देखता रह गया। विदाई की उस रुला देने वाली बेला में जब कोमल मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी, तब मैंने उसके हाथों में एक लिफाफा थमाया था। उस लिफाफे में एक बहुत ही आलीशान 2 कमरों के घर के मालिकाना हक के कागजात थे। 35 लाख रुपए का वह घर, जिसे मैंने अपनी पाई पाई जोड़कर खरीदा था, मैंने अपनी बेटी के नाम कर दिया था। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह तुम्हारी अपनी जमीन है मेरी बच्ची। भविष्य में चाहे जो भी परिस्थितियां आए, तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। वह यह सुनकर और जोर से रोने लगी, लेकिन मैं नहीं रोई, क्योंकि एक माँ के पास तो अपनी विदाई के आंसुओं को पोंछने का भी समय नहीं होता। कोमल और देवराज खुशी खुशी अपने नए जीवन में व्यस्त हो गए और मैं अपने सूने घर में बिल्कुल अकेली रह गई। मेरा विद्यालय था, मेरा मोहल्ला था और था मेरा मोती। मोती लेब्राडोर नस्ल का एक छोटा सा श्वान था, जिसे मैं तब लेकर आई थी जब कोमल घर छोड़कर गई थी और यह घर मुझे खाने को दौड़ता था। उसकी भूरी आंखें और पीली रोएदार देह देखकर पड़ोसियों ने ताना मारा था कि इस बुढ़ापे में इस जानवर को पालने की क्या आवश्यकता है, लेकिन मैंने उनसे बस इतना ही कहा था, खाली घर में मुझे किसी के सांसों की आहट चाहिए। समय का पहिया घूमता रहा। मोती अब बूढ़ा हो चला था। उसके थूथन पर सफेद बाल आ गए थे, लेकिन वह हर रात मेरे पैरों के पास ही सोता था। जब मैं विद्यालय से थक कर लौटती तो वह मेरा सारा दर्द जैसे अपनी आंखों से पी लेता था। 2 वर्ष पहले जब मेरी उम्र 63 वर्ष हो गई तो मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया। मुझसे अब विद्यालय का कामकाज नहीं संभाला जा रहा था। तभी एक व्यक्ति ने मेरे 25 साल पुराने नन्हे कदम विद्यालय को 22 लाख रुपए में खरीदने का प्रस्ताव रखा। मैंने अपनी ढलती उम्र और जवाब देते घुटनों को देखा और भरे मन से वह अपना वह सपना, अपना वह विद्यालय बेच दिया। उन 22 लाख रुपयों में से 18 लाख रुपए मैंने एक निजी बैंक के अपने नाम से एक सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट खाते में सुरक्षित रख दिए। मैंने इस रकम के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। 25 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद मैंने एक बात बहुत गहराई से सीखी थी। एक औरत के पास अपना खुद का एक बंद कमरा और एक कुछ गुप्त धन अवश्य होना चाहिए, जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ उसके पास हो। बाकी बचे 4 लाख रुपए लेकर मैं उसी घर में रहने आ गई जो घर मैंने अपनी बेटी कोमल को उपहार में दिया था। कोमल ने बड़े प्यार से कहा था, माँ अब तुम यहीं हमारे साथ रहोगी, अब तुम्हें अकेले रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवराज ने भी मीठी मुस्कान के साथ कहा था, हाँ माँ जी, घर बहुत बड़ा है, यह आपका ही घर है। शुरुआत के कुछ महीने सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मुझे लगा जैसे मेरे जीवन के सारे कष्ट अब समाप्त हो गए हैं, लेकिन फिर घर की आबो हवा बदलने लगी। देवराज के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ गया। वह अब बंद कमरों में धीमी आवाज में फोन पर लंबी बातें करने लगा था। घर में मेज पर कुछ कानूनी कागज रखे रहने लगे, जिन्हें मुझे देखते ही तुरंत छुपा दिया जाता था। कोमल की आंखों में एक अजीब सी व्यग्रता और बेचैनी दिखाई देने लगी थी। वह अब मुझसे आंखें चुराने लगी थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके कोमल से पूछ ही लिया, क्या बात है बेटी, सब कुछ ठीक तो है ना? उसने नजरें बचाते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस देवराज के व्यापार में कुछ नई योजनाएं हैं। मैंने उस समय ज्यादा पूछताछ नहीं की, लेकिन एक माँ की आंखें और कान कभी बूढ़े नहीं होते। मुझे अनिष्ट की गंध आ गई चुकी थी और फिर अंततः वह मनहूस मंगलवार भी की शाम आ गई। देवराज घर पर नहीं था। कोमल रसोई घर से बाहर आई और ठीक मेरे सामने आकर बैठ गई। उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी थी। चेहरे पर एक ऐसा पत्थर बसा भाव था जो किसी औलाद का अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए कभी नहीं होना चाहिए। वह भाव स्पष्ट बता रहा था कि फैसला सुनाया जा रहा है, मेरी सहमति नहीं मांगी जा रही। उसने बेहद सपाट स्वर में कहा कि वे लोग यह शहर छोड़कर जा रहे हैं। देवराज को वहां एक बहुत बड़ी माल ढुलाई कंपनी की नई शाखा मिल रही है। यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर है और उन्हें 2 महीने के भीतर यह शहर छोड़ना होगा। मैंने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात है बेटी, मैं भी अपना सामान बांध लूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मेरी बात सुनकर वह एक पल के लिए रुकी, फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे पैरों तले से मेरी पूरी दुनिया ही खींच ली। माँ, वहां जो घर हम ले रहे हैं उसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और
और हम इस घर को बेच रहे हैं। मेरे सीने में एक भयानक दर्द उठा, जैसे किसी ने मेरी पसलियों के बीच खौलता हुआ शीशा उतार दिया हो। घर बेच रहे हो? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। हाँ माँ, देवराज को उस नए व्यापार के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है। घर बेचना ही एकमात्र रास्ता है। हमने एक खरीदार भी खोज लिया है, उसने 2 लाख रुपए की अग्रिम राशि भी दे दी है। मेरे हाथ मेज पर रखे हुए थे, वे बिल्कुल स्थिर थे। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि उस प्रलय के क्षण में मेरे हाथ कांपे क्यों नहीं, जबकि मेरे भीतर मेरी पूरी आत्मा चीख चीख कर रो रही थी। मैंने कांपते होठों से पूछा, तो फिर मेरा क्या होगा बेटी? कोमल ने एक बार पलकें झपकाई और फिर बिना किसी शर्म, बिना किसी अपराध बोध के उसने वह कह दिया जिसने हमारे खून के रिश्ते की हमेशा के लिए हत्या कर दी। माँ, शहर के दूसरे किनारे पर एक वृद्धाश्रम है, वहां साफ सफाई है, समय पर खाना भी मिल जाता है। मैंने खुद जाकर देखा है, वह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जगह है। मैं स्तब्ध रह गई, मेरे गले से कोई स्वर नहीं फूटा। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझते हुए उसने आगे कहा, उसकी आवाज अभी भी उतनी ही ठंडी और व्यवहारिक थी। और अगर तुम्हें वृद्धाश्रम नहीं जाना तो घर के पीछे जो कबाड़ वाला कमरा है जहां तुम्हारा यह कुत्ता मोती सोता है, तुम वहां रह सकती हो, कम से कम तब तक जब तक यह घर पूरी तरह से बिक नहीं जाता। और तब उसने मेरी आंखों में सीधा देखा और वह भयानक अल्टीमेटम दिया, या तो तुम वृद्धाश्रम जाओ या मोती के कमरे में सो जाओ, तुम खुद चुन लो। उस क्षण मेरे पैरों के नीचे से जमीन नहीं खिसकी थी। जमीन वही थी, लेकिन मैं अपने ही भीतर किसी बहुत गहरी और अंधियारी खाई में गिर चुकी थी। मैंने कोमल की आंखों में एक आखिरी बार गहराई से झांका। मैं यह देखना चाहती थी कि क्या वहां रत्ती भर भी शर्म, थोड़ी सी भी हिचकिचाहट या दर्द बाकी है, लेकिन नहीं, वहां कुछ नहीं था। वहां सिर्फ एक बेशर्म प्रतीक्षा थी। वह जानती थी कि यह बेचारी मजबूर मां हार मान जाएगी। मैं वहां से उठी और खामोशी से अपने कमरे में आ गई। मैंने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। मोती ने अपना बूढ़ा सिर उठाया और धीरे धीरे चलकर मेरे पास आ गया। मैं बिस्तर के किनारे पर बेजान पत्थर की तरह बैठ गई। मोती ने अपना सिर मेरी गोद में रख दिया। मेरे कांपते हाथ उसके सिर पर सहलाते रहे। मैं रोई नहीं, क्योंकि वह दर्द था जहां आंसू भी सूख जाते हैं, जब अपना आपका ही शरीर यह मानने से इनकार कर देता है कि आपके साथ जो हो रहा है वह सत्य है। मैं बस सुनने में ताकती रही और मेरे कानों में वही शब्द हथौड़े की तरह बजते रहे, या तो वृद्धाश्रम जाओ या कुत्ते के साथ सो जाओ। मुझे वह 12 साल की छोटी सी कोमल याद आई, जिसके बुखार आने पर मैं रात रात भर जागकर उसके माथे पर पट्टियां रखती थी, जिसके एक आंसू गिरने पर मेरी जान निकल जाती थी, जिसके भविष्य के लिए मैंने अपने कानों के सुहाग चिन्ह तक बेच दिए थे। वह मासूम बच्ची कहाँ मर गई? वह कब इतनी निर्दयी और स्वार्थी हो गई? और तभी उस कमरे के घुटन भरे अंधेरे में मुझे 15 वर्ष पुरानी एक बातचीत याद आई। उस दिन जब मैं यह घर कोमल के नाम करने जा रही थी, तब मेरे बहुत पुराने मित्र और शहर के एक जाने माने वरिष्ठ वकील गिरीश चतुर्वेदी जी ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया था। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा था, चंद्रावती जी, आप अपनी इकलौती बेटी को घर उपहार में दे रही हैं, यह बहुत ही पुण्य का काम है, लेकिन मेरी एक सलाह मानिए, इस संपत्ति के हस्तांतरण पत्र में एक छोटी सी कानूनी शर्त डलवा दीजिए। उन्होंने मुझे बताया था कि यह शर्त स्पष्ट करेगी कि इस संपत्ति में मेरा आजीवन निवास का अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। भविष्य में चाहे इस घर का मालिक कोई भी हो जाए, मुझे जीते जी इस घर से कोई बेदखल नहीं कर सकता। मैंने तब आश्चर्य से पूछा था, गिरीश भाई, इसकी क्या आवश्यकता है? वह मेरे अपने खून की बेटी है, मुझे उस पर खुद से ज्यादा विश्वास है। गिरीश भाई ने एक बहुत गहरी बात कही थी, चंद्रावती जी, जब विश्वास गहरा हो तब किसी कागज की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एक कानूनी कागज रख लेने से आपका यह विश्वास कम नहीं हो जाता। इसे रख लीजिए, भविष्य का कोई भरोसा नहीं। और उनकी जीत पर मैंने वह शर्त उस कानूनी दस्तावेज में जुड़वा दी थी। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत पंजीकृत आजीवन निवास अधिकार, उस दस्तावेज की एक विशेष धारा में यह बात स्पष्ट अक्षरों में लिखी हुई थी। कोमल ने कभी उस कानूनी दस्तावेज को पूरा पढ़ने की जहमत नहीं उठाई थी। देवराज ने भी सिर्फ मालिकाना हक देखा था, शर्तें नहीं बढ़ी थी। और जो नया खरीदार आने वाला था, देवराज ने लालच में आकर उसे भी यह बात नहीं बताई थी। मैं तुरंत बिस्तर से उठी। मैंने अपने कांपते हाथों से अलमारी खोली और अपनी पुरानी फाइलों में से उस मूल रजिस्ट्री के कागज बाहर निकाले। मैंने वह पृष्ठ खोला, वह धारा पढ़ी, और उस रात कई हफ्तों की घबराहट और घुटन के बाद मुझे पहली बार अपने भीतर एक असीम शक्ति और शांति का अनुभव हुआ। अगले 2 सप्ताह तक उस घर में लालच का नंगा नाच चलता रहा। देवराज एक दिन एक कानूनी कागज लेकर आया। वह अनापत्ति प्रमाण पत्र था। उस पर साफ शब्दों में लिखा था कि मेरा इस संपत्ति पर कोई अधिकार या दावा नहीं है और मैं अगले 60 दिनों के भीतर यह घर खाली कर दूंगी। उसने अत्यंत मीठेपन का नाटक करते हुए कहा, माँ जी, यह बस एक छोटी सी कानूनी औपचारिकता है, आप बस यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। उसने मेज पर वह कागज और एक कलम रख दी। मैंने पहले उस कागज को देखा, फिर कलम को देखा, फिर मैंने देवराज के मक्कार चेहरे को देखा। अंत में मेरी नजरें कोमल पर गई। वह मुझसे नजरें चुराते हुए फर्श को घूर रही थी। मैंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, मैं सोच कर बताऊंगी। उसी सप्ताह वह नया खरीदार घर देखने आया। देवराज ने मुझे सख्त हिदायत दी कि मैं अपने कमरे से बाहर न निकलूं। मैं अपने कमरे में ही रही। मोती मेरे पैरों के पास बैठा था। मैंने खिड़की की झीरी से उस अनजान आदमी को देखा। वह उत्साह से कमरों को नाप रहा था, दीवारों को देख रहा था। देवराज उसे बड़े बड़े सपने दिखा रहा था।
देवराज ने उस अनजान खरीदार को यह बिल्कुल नहीं बताया कि इस घर की दीवारों के भीतर एक ऐसा कानूनी पेंच है, एक ऐसी अचूक धारा है जो उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर सकती है। मैं उस खिड़की पर खड़ी रही, सब कुछ चुपचाप देखती रही। आप सोच रहे होंगे कि मैंने उस समय कोई तमाशा क्यों नहीं किया, मैं रोती हुई कमरे से बाहर क्यों नहीं आई, मैंने उस खरीदार को सच्चाई क्यों नहीं बताई। क्योंकि मैंने अपने जीवन के संघर्षों से यह सीखा था कि जब बोलने का सही समय आता है तो एक ही प्रहार शत्रु का सिर कुचलने के लिए पर्याप्त होता है, और वह समय अब आ चुका था। आज वही शाम थी। देवराज दोबारा उसी कागज के साथ मेरे सामने बैठा था। कोमल उसके बगल में थी। देवराज ने कागज मेरी तरफ खिसकाया, कलम उठाई और झुंझलाते हुए बोला, माँ जी, अब 60 दिन से भी कम समय बचा है, हमें और भी तैयारियां करनी है। अब बिना समय नष्ट किए यहाँ अपने दस्तखत कर दीजिए। मैंने उस कलम की तरफ देखा, फिर अपनी बेटी की तरफ। वह आज भी मुझसे आंखें मिलाने का साहस नहीं कर पा रही थी, और उसी पल मेरे भीतर ममता का वह आखिरी मोह भी मर गया। मुझे समझ आ गया कि अब इस रिश्ते में कोई उम्मीद शेष नहीं बची है। यह मेरी जिंदगी का सबसे अंधकारमय क्षण था, लेकिन यही वह क्षण था जब मैंने अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को चुना। मैंने वह कलम नहीं उठाई, मैंने अपना फोन उठाया। मैंने गिरीश चतुर्वेदी जी को फोन मिलाया। रात के 8 बजे चुके थे, वे सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन जैसे उन्हें इसी फोन कॉल की प्रतीक्षा थी, मैंने भरे हुए गले से बस इतना कहा, गिरीश भाई, वह मनहूस दिन आ ही गया। उन्होंने एक पल का मौन रखा और भारी आवाज में बोले, आप चिंता न करें इंद्रावती जी, मैं अभी पहुंच रहा हूं। मैंने कहा, और हाँ गिरीश भाई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कामाक्षी पांडे जी को भी अपने साथ लेते आइएगा। मैंने फोन काट दिया। मेरे चेहरे पर एक बार फिर वही ठंडी और शांत मुस्कान चढ़ गई। देवराज और कोमल उस कागज को पकड़े हैरत से मुझे देख रहे थे। मैंने उनसे कहा, मुझे बस 30 मिनट का समय दो, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय सुना दूंगी। वे दोनों हड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चले गए। मैं वहीं बैठी रही, मोती के सफेद होते बालों पर हाथ फेरती रही। ठीक 30 मिनट बाद घर के मुख्य द्वार पर एक जोरदार दस्तक हुई। कोमल ने झुंझलाते हुए दरवाजा खोला। बाहर 2 लोग खड़े थे। एक मेरे वकील गिरीश चतुर्वेदी, 68 वर्ष की उम्र, सिर पर सफेद बाल, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथ में एक भारी कानूनी फाइल, और उनके साथ ही कामाक्षी पांडे जी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की वरिष्ठ अधिकारी। उनके हाथ में उसी घर के संपत्ति पत्र की एक प्रतिलिपि थी जिसमें उस विशेष धारा को पीले रंग से रेखांकित किया गया था। कोमल का चेहरा देखने लायक था। उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वह घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। देवराज बाहर आया। उन अधिकारियों को देखकर उसके गले से एक भी शब्द नहीं निकला। गिरीश भाई भारी कदमों से अंदर आए। वो सोफे पर बैठे, अपनी फाइल खोली और बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी नाटकीयता के अत्यंत गंभीर और आधिकारिक स्वर में बोलना शुरू कर दिया। देवराज जी, गिरीश भाई ने कहा, इस घर के संपत्ति पत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी शर्त दर्ज है जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अंतर्गत पूरी तरह से पंजीकृत है। इस शर्त के अनुसार श्रीमती चंद्रावती जी को इस संपत्ति में आजीवन निवास का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है। कमरे में शमशान जैसी शांति छा गई। गिरीश भाई की आवाज गूंजती रही, यह अधिकार किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होता, चाहे इस घर का मालिकाना हक किसी के भी पास चला जाए। कोई भी अदालत या कोई भी खरीदारी इन्हें इनके जीते जी इस घर में से नहीं निकाल सकता। उन्होंने देवराज की आंखों में सीधा देखते हुए अपना अंतिम प्रहार किया। आपने उस नए खरीदार के साथ जो संपत्ति बेचने का समझौता किया है, उसमें आपने इस भारी कानूनी बाधा को पूरी तरह से छुपाया है। पंजीकरण अधिनियम के धारा 17 के अंतर्गत इन तथ्यों को छुपाने और धोखाधड़ी करने का एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। देवराज के माथे पर सर्दियों की रात में भी पसीना छलक आया था। गिरीश भाई ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा, आज सुबह ही मैंने उस खरीदार के वकील को इस पूरे कानूनी पेच की लिखित सूचना दे दी है। वह खरीदार इस सौदे से तुरंत पीछे हट गया है और उसने अपनी 2 लाख रुपए की अग्रिम राशि वापस मांग ली है। और याद रहे देवराज जी, वह राशि आपको अपनी जेब से चुकानी होगी, अन्यथा आप पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उस बड़े से कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। देवराज का रंग कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। घमंड और चालाकी की जगह अब उसके चेहरे पर एक भयानक दहशत और बर्बादी का खौफ नाच रहा था। कोमल ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैं उसी सोफे पर महारानी की तरह शांत बैठी थी। मेरे बगल में मेरा वफादार मोती बैठा था। मेरे चेहरे पर कोई द्वेष नहीं था, बस एक अटूट दृढ़ता थी। कोमल की आंखें फटी की फटी रह गई थी, और उन हफ्तों में पहली बार मैंने अपनी बेटी की आंखों में वह देखा जो मैं देखना चाहती थी, खौफ और एक बहुत गहरी चुभने वाली शर्मिंदगी। उनका वह नया व्यापार, उनका वह आलीशान जीवन का सपना, सब कुछ उसी क्षण ताश के पत्तों की तरह ढह कर राख हो गया था। खरीदार ने अपने पैसे वापस लेने के लिए कानूनी नोटिस भिजवा दिया था। देवराज उस अग्रिम राशि का आधा हिस्सा पहले ही अपने व्यापार में फूंक चुका था। अब वह पूरी तरह से कर्ज के दलदल में फंस चुका था। मैंने गिरीश भाई की ओर देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, गिरीश भाई, मुझे इन पर कोई पुलिस या अदालती कार्यवाही नहीं करनी है। बस आप यह सुनिश्चित कर दीजिए कि मेरे जीते जी यह घर किसी कीमत पर न बिके। उन्होंने सम्मान से सिर झुकाया और कहा, यह घर अब कोई नहीं बेच सकता इंद्रावती जी, यह पत्थर की लकीर है। गिरीश भाई और कामाक्षी जी अपना काम पूरा करके वहां से चले गए।
अब उस घुटन भरे कमरे में सिर्फ हम 3 लोग बचे थे, मैं, मेरी बेटी और मेरा दामाद। देवराज की हिम्मत नहीं हुई कि वह मुझसे नजरें मिला सके। वह बिना एक भी शब्द बोले सिर झुकाए उठा और एक हारे हुए जुआरी की तरह अपने कमरे में जाकर छुप गया। कोमल वहीं जमीन पर जड़वत बैठी रही। 1 घंटे बाद रात के ठीक 11 बजे कोमल मेरे कमरे के दरवाजे पर आई। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। वह अंदर आई और उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। वह चलकर मेरे सामने आई और अचानक उसके घुटने जवाब दे गए। वह धड़ाम से मेरे पैरों पर गिर पड़ी और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। वह इस तरह विलाप कर रही थी जैसे उसके भीतर का सारा जहर आंसुओं के रास्ते बाहर आ रहा हो। वह मेरा पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो माँ, हम एक परिवार हैं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा घर उजड़ जाएगा माँ, प्लीज ऐसा मत करो। मैंने अपनी उस बेटी को देखा जिसे मैंने अपनी हथेली के छालों पर रखकर बड़ा किया था। मेरा दिल रो रहा था, लेकिन मेरी आत्मा अब फौलाद बन चुकी थी। मैंने अपने दोनों हाथों से उसे उठाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने गिरे हुए बच्चों को हमेशा उठाती है। मैंने उसे अपने पास पलंग पर बैठाया। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए एक अत्यंत शांत लेकिन व्रज सी कठोर आवाज में कहा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर रही हूँ। मैं बस तुम्हें वह पाप करने से रोक रही हूँ जो तुम मेरे साथ करने जा रही थी। वह सिसकती रही और मेरी बात सुनती रही। मैंने आगे कहा, मैंने अपने जीवन में कभी तुमसे किसी चीज का हिसाब नहीं मांगा, न अपने बिके हुए सोने के कुंडलों का, न उस भारी कर्ज का, और न ही इस 35 लाख के घर का। मुझे लगता था कि एक माँ का प्यार कभी कोई बही खाता नहीं रखता, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेरी आवाज में एक ठहराव था जिसने उसे अंदर तक चीर कर रख दिया। क्योंकि जब एक इंसान प्यार में हिसाब नहीं रखता और सामने वाला हर चीज का मोल लगाने लगता है, तो एक दिन ऐसा आता है जब वह अपने आपके बलिदान को आपकी बेवकूफ़ी और आपकी कमजोरी समझने लगता है। कोमल की सांसें तेज चल रही थी, वह शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करती हूँ, वह कभी नहीं बदलेगा, लेकिन अब मैं इस घर में एक अनाथ और बेसहारा बुढ़िया की तरह नहीं रहूंगी। मैं इस घर में अपनी शर्तों पर पूरे सम्मान के साथ रहूंगी, और जिस दिन भी तुमने या तुम्हारे पति ने मुझे इस घर से खदेड़ने की साजिश की, उस दिन गिरीश भाई का नंबर मेरे फोन में सबसे ऊपर सेव है। मैंने एक पल का विराम लिया और उस दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, और हाँ, मोती मेरे ही कमरे में सोएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह हमेशा से सोता आया है। कबाड़ घर में अब वही जाएगा जिसकी सोच कबाड़ हो चुकी है। कोमल मुंह छिपाकर रोती रही। मैंने उसे रोने दिया। एक माँ का यही काम होता है, उसे सबक भी सिखाना होता है और फिर उसे रोने के लिए छोड़ भी देना होता है। उस रात जब पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूब गया, मैं अपने कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। ठंड की वह सुबह धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी। आसमान में अभी भी कुछ तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन पूरब की दिशा से एक हल्की सुकून देने वाली नारंगी रोशनी उभरने लगी थी। मोती धीरे से चलकर मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया। मैंने नीचे झुककर उसकी वफादार आंखों में देखा। उसने अपनी मासूम नजरों से मुझे देखा। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चल मोती, आज की यह सुबह हमारी है। मैं जानती थी कि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं थी। जो शीशा टूट चुका था वह रात भर में नहीं जुड़ने वाला था। मेरी अपनी सगी बेटी ने जो जहरीले शब्द कहे थे वे जीवन भर मेरे सीने में एक कांटे की तरह चुभते रहेंगे। ऐसी कड़वी बातें भला कहाँ जाती हैं, वे बस मन के किसी अंधेरे कोने में जाकर दुबक जाती हैं। लेकिन आज मैं अपने खुद के घर में खड़ी थी, अपनी जमीन पर, अपनी शर्तों पर और पूरे आत्मसम्मान के साथ, और जीवन में पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि यह काफी है। 25 साल तक मैंने अपने विद्यालय में नन्हे बच्चों को पढ़ाया था, उन्हें सिखाया था कि गिरने के बाद हमेशा उठना पड़ता है, कि जीवन में हमेशा एक नन्हा कदम आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। आज जीवन की संध्या में मैंने अपना वह भूला हुआ सबक खुद दोबारा सीख लिया था। इन सब घटनाओं के बाद मैंने एक बहुत बड़ी सच्चाई सीखी, अपनी औलाद को सब कुछ सौंप देना, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देना कोई बुरी बात नहीं है। यह मातृत्व का सबसे सुंदर रूप है, लेकिन देना और खुद के अस्तित्व को मिटा देना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। मैंने अपनी बेटी को देते देते खुद को इतना मिटा दिया था कि उसे लगने लगा कि एक माँ होने का अर्थ है बस खामोश रहना। माँ होने का अर्थ है बस पीछे हटते जाना और बिना किसी सम्मान की उम्मीद के बस अपना सब कुछ लुटाते जाना। लेकिन नहीं, एक माँ भी हाड़ मास की इंसान होती है, और इस धरती पर हर इंसान को अपने पैर टिकाने के लिए एक जमीन चाहिए होती है, अपना एक आसमान चाहिए होता है। जिस दिन आप अपने खुद के सम्मान के लिए खड़े होते हैं, अपनों से टकराने का साहस करते हैं, वह दिन आपकी कमजोरी का नहीं बल्कि आपकी असल ताकत का दिन होता है। देवराज का वह बड़ा व्यापारी बनने का सपना हमेशा के लिए टूट चुका था। उसने हार मानकर इसी शहर की एक छोटी सी नौकरी कर ली। कोमल ने भी अपनी गलतियों से सबक सीख लिया और घर खर्च चलाने के लिए दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस घर में एक नई समझ विकसित होने लगी, एक ऐसी समझ जो शायद बहुत पहले ही आ जानी चाहिए थी। हम आज भी एक परिवार हैं, लेकिन परिवार का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि जो सदस्य आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है आप उसी की भावनाओं को अपने जूतों के तले
जो तो चले कुचल दें। परिवार का अर्थ होता है कि हर एक सदस्य की गरिमा बची रहे, हर इंसान की अपनी एक ज़मीन बची रहे। अब मैं हर रोज़ उसी खिड़की के पास सुबह की ताज़ी हवा खाने खड़ी होती हूँ। मोती मेरे पैरों से सटकर बैठा होता है। शहर की एक नई सुबह होती है और मेरे मन में एक असीम शांति होती है। ये वह शांति है जो मैंने खैरात में नहीं माँगी, बल्कि अपने आत्मसम्मान से कमाई है, और यह शांति, यह गरिमा अब सिर्फ़ मेरी है।